Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start our next topic and that is preposition. तो जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करना। तो पहले वाली वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो किसका स्थान पहले? तो मतलब इसका प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि नाउन प्रोनाउन से पहले वाला स्थान। तो किनका स्थान होता है वो? प्रीपोजिशन का। तो चलो अच्छे से समझते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन प्रोनाउन के आगे आकर उनका जो भी सेंटेंस के बाकी के वर्ड्स होते हैं उनके साथ रिलेशन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, राहुल इज़ इन द किचन। तो यहाँ पर इन जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन है और ये इन वर्ड राहुल का किचन के साथ रिलेशन बना रहा है। राहुल क्या हुआ? नाउन, और किचन भी क्या हुआ? नाउन। तो ये इन दोनों का रिलेशन बना रहा है। और इसके बाद है एक और एग्जाम्पल, ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। तो फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ऑफ यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये यहाँ पर फॉन्ड और म्यूज़िक का एक साथ रिलेशन बना रहा है। तो फॉन्ड क्या हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का नाउन के साथ रिलेशन। तो हम ऐसे ही कुछ प्रीपोजिशंस देखेंगे और उनका मीनिंग जानेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले है इन और इनटू। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों का मतलब तो यही होता है कि अंदर मतलब में। हिंदी में मतलब बोले तो इनका मतलब है में या फिर अंदर। तो ये पोजीशन को शो करते हैं जैसे, लेकिन इनमें एक फ़र्क होता है कि इनको तो हम किसी स्टैटिक मतलब स्थिर जगह के लिए जो ऑलरेडी अंदर है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम इनटू का यूज़ किसी ऐसी चीज़ के लिए करते हैं जो मोशन में है, जो अस्थिर है, जो मूवमेंट कर रहा है। तो इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे। आई एम इन द स्टूडियो। तो मैं ऑलरेडी स्टूडियो के अंदर हूँ। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर हमने इसीलिए इन यूज़ किया क्योंकि मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रही, मैं तो ऑलरेडी अंदर ही हूँ। लेकिन अगर हम ऐसे बोले ही केम इनटू द स्टूडियो, तो वो मूवमेंट हुआ, वो आ रहा है अंदर। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इनटू का यूज़ किया। तो इसके अलावा एक और इसी में छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे इसको हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जैसे पीएम मोदी एंटर्ड इनटू एन ऑफिस। तो इस सेंटेंस में एक एरर है कि यहाँ पर हम इनटू का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एंटर का ऑलरेडी ही यही मीनिंग होता है कि कम इनटू, गो इनटू। तो इसका ऑलरेडी ही यही मीनिंग है। तो हम इसके साथ यहाँ पर इनटू का यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे पीएम मोदी एंटर्ड एन ऑफिस। तो इसके साथ एक और एग्जाम्पल है, द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद यूएसए येस्टरडे। तो यहाँ पर हमने इनटू का यूज़ कर लिया और पहले वाले में हमने इनटू का यूज़ नहीं किया था। तो ये क्या बात हुई भाई? तो इन दोनों में डिफरेंस है। अगर किसी जगह पर ये वाली सेंस हो कि अंदर जाना, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी जगह पर ऐसा मीनिंग है कि उस चीज़ का पार्ट बनना, यहाँ पर ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो उस एग्रीमेंट का पार्ट बनेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इनटू का यूज़ कर लिया। लेकिन अगर ऐसा होता कि वो अंदर जाते ऑफिस में, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पर तो मूवमेंट होता और यहाँ पर ये एग्रीमेंट हो रहा है, वो पार्ट बन रहे हैं उस एग्रीमेंट के, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। तो इन और इनटू से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमें कहीं पर ऐसे दिखाना है कि थ्रो की वाली फीलिंग होती है, जैसे ही थ्रू अ बॉल इन द रिवर, तो यहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी जगह पर मतलब मूवमेंट हो रही है, जैसे ही फेल इनटू द रिवर, वो रिवर में गिर गया, तो ये मूवमेंट है कि वो गिर गया। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में ये था कि हाँ भाई वो उसने खड़े खड़े ही तो डाली है बॉल, वहाँ पर उसका तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वो तो बॉल का मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए हम वहाँ पर तो इन का यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है
उसमें हम इनटू का यूज़ करेंगे, जैसे कि ही फेल इनटू द रिवर। सो आई होप आपको इन और इनटू में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन और अपॉन। तो ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहली बात तो इन दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, किस तह पर, के ऊपर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर। तो ये सरफेस का, किसी पोजीशन का ही मीनिंग बताते हैं, लेकिन इनमें भी वही सेम डिफरेंस है जैसे कि इन और इनटू में था स्टैटिक और मोशन का। जैसे कि ऑन जो है वो हमारी जो भी चीज़ मतलब स्थिर है, जो भी चीज़ स्टैटिक है वो अपनी जगह पर ही है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही, तो उनके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। और जो चीज़ मोशन में है, मूवमेंट कर रही है, अस्थिर है, तो उनके लिए हम अपॉन का यूज़ करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे हमारे हरियाणा में जो शादियाँ होती है, तो उन शादियों में हम बहुत सारी ऐसे, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं जिसको खाट, तो बहुत सारी ऐसे खाट बिछा देते हैं। तो बच्चों का क्या फ़ायदा होता है कि उनको खेलने में बहुत मज़ा आता है उन खाट पर, एक खाट से दूसरी खाट पर भागते हैं, उन पर खेलते हैं, दूसरी खाट से तीसरी खाट पर, तो ऐसे उन पर खेलते हैं, वो जंप करते हैं उन खाटों पर। तो अब आप सोच कर देखो कि उस खेल से आपका ये इतना बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सोच कर देखो कि अगर हम एक ही खाट पर कूद रहे हैं, मतलब अपनी जगह पर जिस खाट पर हम उस टाइम पर है उसी पर कूद रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ कर लेंगे। लेकिन एक खाट से दूसरी खाट पर, दूसरी खाट से तीसरी खाट पर ऐसे हम जंप कर रहे हैं, तो हम अपॉन का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो हम अपनी जगह पर कूद रहे हैं, तो वो तो हो गया हमारा स्टैटिक, क्योंकि अपनी जगह पर ही कूद रहे हैं। लेकिन एक से दूसरी पर, तो वो हो गया हमारा मूवमेंट, क्योंकि हम दूसरी जगह पर अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आई जम्प्ड अपॉन एन अदर बेड, मैं दूसरे बेड पर कूदा। लेकिन अगर हमें ऑन का बोलना है तो आई वॉज जंपिंग ऑन द बेड, मैं जंप कर रहा था बेड पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और चलो इसी के बाद हम दूसरे वाला प्रपोजिशन देखते हैं, जो है सिंस और फॉर। इसको तो हमने टेंस में भी बहुत बार रिपीटेडली ही समझा था, तो जिसने वहाँ पर नहीं समझा था हम यहाँ पर समझ लेंगे। तो सिंस का हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कि वो एग्जैक्ट टाइम क्या था। लेकिन हम फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, कि कितना टाइम। चलो एग्जाम्पल ही देखते हैं। I have been waiting for you since 2010, मैं 2010 से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया है कि 2010। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल देखती है। I have been working here for 5 years, तो यहाँ पर हमने पीरियड ऑफ टाइम कि कितना टाइम, 5 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने पीरियड ऑफ टाइम बोला है, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर यूज़ किया और पहले वाले में सिंस का यूज़ किया था। तो जैसे कि हमने ऑन, अपॉन, इन, इनटू, इनका तो मीनिंग जान लिया था, लेकिन इसी बीच एक और प्रीपोजिशन होता है जो होता है ऑन टू। ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मीनिंग हमें अक्सर नहीं पता होता। तो चलो आज समझते हैं। तो इसका हम यूज़ करते हैं कि जहाँ पर किन्हीं दो पोजीशंस का लेवल सेम नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल से ही समझो, जैसे स्विमिंग पूल होता है, तो एक ऊपर उसके स्टैंड होता है थोड़ा सा स्विमिंग पूल से ऊपर, जहाँ से जंप करके वो स्विमर्स जो होते हैं वो स्विमिंग करते हैं। तो उसका लेवल सेम नहीं होता, उनका सरफेस थोड़ा सा उनमें गैप होता है। तो वो उस चीज़ के लिए हम ऑन टू का यूज़ कर लेंगे, जैसे कि he jumped onto the swimming pool। इसके अलावा चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, और सीढ़ियों में से हम अक्सर बचपन में तो बहुत बार गिरते हैं, तो लेकिन उनका लेवल सेम नहीं होता, तो हम उनको वहाँ पर ऑन, अपॉन, इन, इनटू का यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पर ऑन टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि he slipped while he was walking down onto the chairs, वो सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त गिर गया, स्लिप हो गया उसका पैर। तो ऐसी जगह के लिए हम ऑन टू का यूज़ करते हैं।
तो चलो इसके बाद हम 3 प्रपोजिशन और देखते हैं जो हैं इन, ऑन और एट। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? ये दिखते तो हमें सेम ही है लेकिन इनका डिफरेंस बहुत होता है। जैसे कि हम इनका यूज़ किसी ईयर मतलब किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जो मतलब थोड़ा सा टाइम होता है पीरियड। तो जैसे ईयर किसी साल के लिए, क्योंकि साल तो पूरा बड़ा ही होता है ना, कितने दिन होते हैं उसमें। तो किसी डिकेड किन्हीं 10 सालों के लिए, सेंचुरी के लिए, महीने के लिए, वीक के लिए, सीज़न के लिए, और हमारी जो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ये जो हमारे पीक टाइम होते हैं इनके लिए। तो इन सब के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। और ऑन का यूज़ हम किसी डे के नाम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे जो नेम होते हैं उनके लिए। और किसी स्पेसिफिक डेट के लिए, जैसे जो नंबर्स वाली डेट होती है उनके लिए, जैसे 2 अक्टूबर, 7 मई, 11 मार्च, जैसे कि आज क्या है 29 मार्च। तो इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। और किसी ओकेज़न के लिए, जैसे दिवाली पर, होली पर, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन दशहरा, तो इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद एट का यूज़ हम किसी एज के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि एट 20, एट 21, एट 16, एट 18, तो इस तरह से। और किसी मील के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि डिनर, मतलब इस तरह से, सपर, तो इस तरह से। और या फिर हम किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए और पीक टाइम के लिए, जैसे डॉन, मिडनाइट, नून, डस्क, एट नाइट। तो जो हमारे पीक टाइम होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, सिर्फ इन तीनों के लिए तो हम इन का यूज़ करते हैं। बाकी के सभी टाइम्स के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डाइड एट द एज ऑफ 21। तो यहाँ पर हमें एज बताई गई है, इसीलिए हमने यहाँ पर एट का यूज़ किया है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही रीच्ड एट 5 o'clock इन द पार्टी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम को बताया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर एट का यूज़ किया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट ऑन क्रिसमस एट माई अंकल्स हाउस। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक ओकेज़न, मतलब क्या था, वहाँ पर क्रिसमस था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऑन का यूज़ किया है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, चलो एग्जाम्पल से ही बताती हूँ। ऑन लास्ट संडे वी ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप। तो हम कभी भी जब हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, ईच, दिस, दैट, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, अगर हम इनके बाद किसी मंथ नेम या फिर किसी डे नेम का यूज़ कर लेते हैं, तो उनके बाद, उनसे पहले कभी भी हम प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। तो जो ये हमारा एग्जाम्पल था ऑन लास्ट संडे वाला, तो इसमें हम ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपली सिर्फ लास्ट संडे ही रखेंगे, ऑन को हटा देंगे। तो ये इसमें एक एरर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक और चीज़, मतलब बीच में ही बता देती हूँ मैं, जैसे हमारे कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि टीचर हमें एग्ज़ाम मतलब पेपर देता है और हम वो लेते हैं। तो इनके लिए हम हमेशा ऐसे यूज़ करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स टेक एग्ज़ाम एंड टीचर्स गिव एग्ज़ाम। हमें बोलने में तो ऐसा थोड़ा लग रहा है कि नहीं है भाई, स्टूडेंट तो देते हैं ना एग्ज़ाम और टीचर लेती है एग्ज़ाम, तो हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमने यहाँ पर उल्टा बोल दिया। लेकिन नहीं, एक बात समझ कर देखो, जैसे जो टीचर होती है वो हमें क्वेश्चन पेपर देती है और हम क्वेश्चन पेपर लेते हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट टेक एग्ज़ाम एंड टीचर गिव एग्ज़ाम, तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो चलो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन देख लेते हैं, जो है बिसाइड, बिसाइड्स। तो ये दोनों देखने में तो एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन बिसाइड में एक एस यूज़ हो गया, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। तो इसका मीनिंग भी यही होता है भाई, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा, मतलब हिंदी में इसका मीनिंग होता है के अलावा। लेकिन बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब बगल में, एडजेसेंट,
एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, या तो हमारे लेफ्ट में या फिर हमारे राइट में। तो बिसाइड का मतलब भी यही होता है, मतलब बगल में। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मिसेस शर्मा ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी इन द मीटिंग। जो मिसेस शर्मा है वो हमेशा मीटिंग में मेरी साइड में बैठती है। तो यहाँ पर हमने बगल, जो बगल की सेंस में बोलना था, इसीलिए हमने यहाँ पर बिसाइड यूज़ किया है। लेकिन अगर हमें एक चलो एग्जाम्पल ही देखते हैं। बिसाइड्स टीचिंग हिंदी मिसेस शर्मा कैन डांस एज वेल। तो हिंदी पढ़ाने के अलावा मिसेस शर्मा डांस भी कर सकती है। तो यहाँ पर हमने के अलावा की सेंस देनी थी, इसीलिए हमने यहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो हम अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन की ओर बढ़ते हैं, जो है डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ। इनका हिंदी में मीनिंग होता है के बावजूद, के बाद भी। तो इनका मीनिंग तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इनमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि इंस्पाइट के साथ तो हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ का यूज़ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। डिस्पाइट प्लेइंग वेल द टीम लॉस्ट द मैच। इंस्पाइट ऑफ वार्निंग ही फेल्ड द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हमने इंस्पाइट के साथ तो ऑफ का यूज़ कर लिया, लेकिन हमने डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं किया। तो यही है इसमें सिर्फ डिफरेंस। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन की ओर, जो है बाय, विद। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो हम बाय का यूज़ तो करते हैं किसी लिविंग थिंग के लिए, और विद का यूज़ करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए। ये दोनों हमें बताते हैं कि भाई किसके द्वारा एक्शन हुआ, जो काम हुआ है वो किसकी हेल्प से हुआ है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ही कट्स द वेजिटेबल विद अ नाइफ। तो नाइफ यहाँ पर नॉन लिविंग है, इसीलिए हमने यहाँ पर विद का यूज़ किया है। उन्होंने चाकू की हेल्प से वेजिटेबल्स को कट किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ स्नेक वॉज किल्ड बाय अ मैन विद अ स्टिक। तो हमने यहाँ पर दोनों ही प्रेपोजिशन देख लिए, बाय भी और विद भी। तो मैन होता है वो होता है लिविंग, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बाय का यूज़ किया है। लेकिन जो स्टिक होती है वो तो नॉन लिविंग होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर विद का यूज़ किया है। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन की ओर, जो है अक्रॉस एंड थ्रो। तो अक्रॉस और थ्रो में क्या डिफरेंस होता है? अक्रॉस का मतलब ही यही होता है टू क्रॉस, ऑल ओवर। मतलब इसके दो मीनिंग होते हैं। या तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जो हमें सेंस दे टू क्रॉस की, और या फिर हम इसको ऑल ओवर वाली सेंस में यूज़ कर सकते हैं। और थ्रू का मीनिंग होता है मतलब ज़रिया, कोई मीडियम। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल। तो जो ट्रेन थी वो टनल के थ्रू ही तो जा रही थी, मतलब वो जरिया हुआ ना टनल, तो इसीलिए हमने यहाँ पर थ्रू का यूज़ किया है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हरियाणा इज़ वेल नोन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अक्रॉस किस सेंस में यूज़ किया गया है? ऑल ओवर, मतलब पूरे वर्ल्ड में हरियाणा जाना जाता है। तो इसी सेंस के लिए हमने यहाँ पर अक्रॉस का यूज़ किया है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ इन्फॉर्म हिम थ्रू एन ईमेल। तो यहाँ पर ईमेल क्या हुआ? ज़रिया हुआ, कोई मीडियम हुआ कि भाई उसको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रेपोजिशन, जो है इन, एट। तो किसी प्लेस के लिए, किसी जगह के लिए हम इन एट का यूज़ करते हैं। अगर कोई जगह बड़ी है, जैसे कोई बिगर प्लेस है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, गैलेक्सी, कंट्री, यूनिवर्स, कंटिनेंट, वर्ल्ड, तो इस तरह के जो अगर बड़े वर्ड्स आ जाए, बड़ी जगह आ जाए, तो उनके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई छोटी जगह है, जैसे कोई टाउन, कोई सब सिटी, कोई कॉलोनी, होटल, बस स्टॉप, तो इस तरह की जगह के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे इन का यूज़ हम कहाँ करेंगे? जैसे इन पानीपत, इन करनाल, इन इंडिया, इन नोएडा, इन इंडिया, इन यूएसए, मतलब किसी कंट्री के लिए। लेकिन हम एट का यूज़ कैसे करेंगे? जैसे किसी कॉलोनी के लिए, किसी सेक्टर के लिए। तो इस तरह से हम एट और इन का अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं।
चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आई लिव इन दिल्ली एट मॉडल टाउन। तो दिल्ली जो हो गया वो हो गया कोई बड़ा शहर, लेकिन मॉडल टाउन हो गया वो कोई छोटी जगह हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर इन और एट का अलग अलग यूज़ किया है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू एंड टुवर्ड्स। तो हम टू का यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए, किसी जगह के लिए, लेकिन हम टुवर्ड्स का यूज़ करते हैं कि भाई उस तरफ, उस रास्ते में की ओर। मतलब एग्जाम्पल ही देखते हैं, आई एम गोइंग टू टेम्पल। तो मुझे पता है, मतलब मेरी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन क्या है कि हाँ भाई मैं मंदिर में जा रही हूँ, लेकिन अगर हमें टुवर्ड्स वाले सेंस में बोलना है आई एम गोइंग टुवर्ड्स द टेम्पल, मतलब अगर हमें ये बोलना है कि भाई मैं उस रास्ते पर जा रही हूँ जहाँ पर मतलब टेम्पल भी आता है, मंदिर भी आता है, मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ, तो इस सेंस के लिए हम टुवर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सब भाई मैं बार बार इसीलिए पूछ रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं पर भी। तो चलो हम अपना नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं जो है बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड। तो अब की बार हम चार प्रीपोजिशन कवर कर लेंगे एक बारी में ही। तो ये बात हम मतलब बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि हम बिटवीन का यूज़ तो इसलिए करते हैं कि अगर हमें किन्हीं दो चीज़ों के लिए कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन वाली फीलिंग दिखानी हो, और अमंग का यूज़ हम तीन या फिर तीन से ज़्यादा के लिए, और अमंगस्ट का भी हम तीन या फिर तीन से ज़्यादा के लिए, लेकिन अमिड तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो चलो मैं अच्छे से बताती हूँ कि भाई बिटवीन का यूज़ हम सिर्फ दो के लिए नहीं, तीन या फिर तीन से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किस टाइम पर? जब हमें कोई काउंटर वाली सिचुएशन दिखानी है, मतलब आमने सामने वाली जो सिचुएशन आ जाती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस सीरीज इज़ ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें क्या है, ये काउंटर वाली पोजीशन है, आमना सामना होगा। ये तो नहीं होगा कि भाई इंडिया अकेले पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों के साथ मैच कर लेगा, नहीं। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया इंग्लैंड या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, मतलब 1 to 1 ऐसे मैच होंगे, ऐसे काउंटर वाली सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम कि भाई फिर अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल डिजिट का डिफरेंस है, जो है कि अगर हमें किसी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करना है तो वहाँ पर हम अमंग का यूज़ करेंगे, लेकिन कहीं पर वोवल वाली साउंड आती है, मतलब जैसे AEIOU, तो ऐसे वाली साउंड आती है, वहाँ पर हम अमंगस्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, अमंग द स्टूडेंट, बिटवीन राम एंड श्याम। तो ये बिटवीन का एग्जाम्पल हो गया। अमंगस्ट ऑल द स्टूडेंट, तो अमंगस्ट यहाँ पर ऑल, AEIOU, मतलब यहाँ पर वोवल वाली साउंड आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर अमंगस्ट का यूज़ किया। जैसे अमंगस्ट अस, तो यहाँ पर भी यू की साउंड, वोवल की साउंड आ रही है, इसीलिए हमने अमंगस्ट का यूज़ किया। तो फिर ये अमिड क्या हुआ, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो अमिड का यूज़ हम किसी अनकाउंटेबल सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे ही लॉस्ट अमिड द डेंस फॉरेस्ट, तो डेंस फॉरेस्ट किसी घने जंगल में वो गुम हो गया। तो ये डेंस फॉरेस्ट क्या हुआ, क्या हम उस फॉरेस्ट में, इतने घने जंगल में उन पेड़ों को गिन सकते हैं? नहीं ना, हम उसको खोजने में भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन के सेंस दिखा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर अमिड का यूज़ किया। तो इसके बाद हम एक और कंसेप्ट देख लेते हैं जो है डाई, मतलब मृत्यु, मरने से रिलेटेड। तो डाई के साथ हम चार प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, डाई ऑफ, डाई फॉर, डाई फ्रॉम, डाई इन। तो इन चारों का लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। तो आज हम जानेंगे कि भाई इनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो डाई ऑफ, तो हम ऑफ का यूज़ किसी स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि भाई वो किस बीमारी से मरा, जैसे कैंसर। तो इस तरह की जो बीमारियां होती है उनके लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। लेकिन हम फॉर का यूज़ चैरिटी के लिए, बलिदान के लिए, अगर हमें वैसी वाली जो फीलिंग दिखानी है ना, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं।
जैसे ही डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, वो अपने देश की आज़ादी के लिए अपना उसने मतलब बलिदान दिया है। ये चैरिटी वाली फीलिंग हो गई, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम। तो फ्रॉम का यूज़ अगर हमें कोई रीज़न देना है, जैसे अगर खून कम हो गया, खून ज़्यादा हो गया, तो इस तरह के जो रीज़न होते हैं उनके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो ऑफ और फ्रॉम में मैं भी बहुत बार मतलब कंफ्यूज होती थी, और मुझे पता है कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन समझ कर देखो कि भाई ऑफ का यूज़ तो हम किसी डिजीज़ मतलब किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए करते हैं कि हाँ हमें पता है कि कौन सी बीमारी, जैसे कैंसर। लेकिन हम फ्रॉम का यूज़ एक रीज़न मतलब उसका खून कम हुआ, ज़्यादा हुआ, मतलब इस तरह के जो रीज़न होते हैं उनके लिए करते हैं। जैसे ही डाइड फ्रॉम एक्सेसिव ब्लड लॉस। और इसके बाद है इन का यूज़। तो इन का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई पोजीशन, किसी पेन, एक्सीडेंट में अगर किसी की जान चली जाए तो उस वाली सेंस में हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे ही डाइड इन पेन, ही डाइड इन एक्सीडेंट। तो इस तरह से हम इन का यूज़ करते हैं। तो चलो इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो है ऑफ एंड ऑफ। एक ऑफ तो है सिंगल एफ वाला और एक ऑफ है डबल एफ वाला। तो जो सिंगल एफ वाला ऑफ है उसका यूज़ हम किसी ऐसी वाली सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे का, के, की या फिर एज के लिए। जैसे एग्जाम्पल समझो, शी इज़ सिस्टर ऑफ माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त की बहन है। तो यहाँ पर की वाली सेंस आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑफ यूज़ कर रहे हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल समझते हैं, आई एम ऑफ 20, मैं 20 साल की हूँ। तो यहाँ पर हमें एज दिखाने के लिए ऑफ का यूज़ किया है। और अगर हमें डबल एफ वाला ऑफ यूज़ करना है तो वो हम कहाँ पर करेंगे, जैसे कोई डिस्काउंट दिखाना हो या फिर कोई चीज़ मोशन में थी और वो सेपरेट हो गई है, मतलब सेपरेशन इन मोशन। जैसे एग्जाम्पल देखो, द डॉग जंप्ड ऑफ द कार। तो जो कुत्ता था वो कार से मतलब जंप कर ली उसने कार में से। तो वो पहले कार में था, लेकिन जब उसने जंप की तो वो कार से अलग हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है बिहाइंड, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट। तो इनको तो हम ना मतलब जो हमारी सेकंड थर्ड वाली क्लासेस थी ना उनमें भी पढ़ा होगा, लेकिन टाइम देख लो भाई, आज फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, मतलब समक्ष, सामने। और अपोजिट का मतलब होता है अपोजिट दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, सामने ही होता है इसका मीनिंग। लेकिन अपोजिट और बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे हम रीजनिंग के जो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जिनमें हमें बोलना होता है कि भाई ए बी के सामने है, सी डी के सामने है, ई एफ के सामने है और जी एच के सामने है। तो इन वाले एग्जाम्पल्स में देखो कि भाई हम ये तो बोल सकते हैं कि ए जो है वो डी के अपोजिट डायरेक्शन में है, ए जो है वो एफ के अपोजिट डायरेक्शन में है, ए जो है वो एच के अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ए जो है वो डी के इन फ्रंट ऑफ है, मतलब उसके सामने है। नहीं, ए जो है वो बी के सामने है, इन फ्रंट ऑफ है। सी जो है वो डी के इन फ्रंट ऑफ है। ई जो है एफ के इन फ्रंट ऑफ है। जी जो है वो एच के इन फ्रंट ऑफ है। जो मतलब बिल्कुल सामने है उनके लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं या फिर बिफोर। लेकिन अगर हमें अपोजिट बोलना है तो वो हम इनमें से किसी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो चलो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेट बिहाइंड मी, वो मेरे से पीछे बैठा था। ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे साइड में बैठा था। तो ये हम पहले देख चुके थे। ही सेट इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब बिल्कुल सामने, वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम अपने लास्ट प्रीपोजिशंस देख लेते हैं जो है अबव, बिलो, ओवर एंड अंडर। तो ये चार भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करते हैं भाई। तो सबसे पहली बात तो जो इन चारों में ही कॉमन है वो होती है कि भाई इसमें गैप होता है। जैसे अगर हम बोले कि द पेन इज़ ऑन टेबल, तो जो टेबल है और पेन में कोई गैप नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑन का यूज़ कर लिया। लेकिन अगर हमें अबव, बिलो, ओवर, अंडर इनका यूज़ करना है
तो इनमें सरफेस और जो भी चीज़ है उनके अंदर गैप होता है, हम तभी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर माई सेल्फ, मैंने अपने ऊपर अम्ब्रेला और मेरे बीच में गैप है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ओवर का यूज़ किया है। तो चलो इनके अब मीनिंग देख लेते हैं। तो अबव का मतलब है ऊपर, बिलो का मतलब है नीचे। तो इन दोनों को तो हम किसी भी मतलब ऐसी स्टेबल चीज़ हो जो मूवमेंट नहीं कर रही है और ना ही वो कवर कर रही है किसी चीज़ को, तब यूज़ करते हैं। लेकिन जो ओवर और अंडर का यूज़ हम तब करते हैं जब वो चीज़ हमें कवर कर रही है पूरे तरीके से। जैसे देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो जो रिवर है वो तो मूवमेंट कर रही है, वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। अगर ये स्थिर होती तो हम यहाँ पर अबव बिलो का यूज़ कर लेते, लेकिन वो तो मूवमेंट कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पर ओवर का यूज़ कर रहे हैं। और जो ब्रिज है, जो पुल है, वो रिवर को पूरा कवर कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ओवर का यूज़ कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, तो जो रिवर है उसको ब्रिज कवर कर रहा है, वो ब्रिज के नीचे ही तो है, इसीलिए हम यहाँ पर इसका अंडर यूज़ करेंगे, मतलब अंडर को यूज़ करेंगे। अबव और ओवर का मतलब तो सेम है कि हाँ ऊपर, और बिलो और अंडर का भी सेम है कि हाँ नीचे, लेकिन इनमें डिफरेंस यही है कि जो अबव और बिलो होते हैं वो किसी स्टेबल या फिर स्थिर बोल सकते हैं हम हिंदी में, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो ओवर और अंडर है उनका यूज़ हम किसी मूवमेंट वाली चीज़ और जो कवर कर रही है पूरा उसको, उसके लिए करते हैं। सो भाई हमारे प्रीपोजिशन अब होते हैं फिनिश। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही हूँ और बिल्कुल कम टाइम में एक चैप्टर को, एक टॉपिक को क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप इनके नोट्स नहीं बना रहे हो, मतलब पहले तो भी ट्राई कीजिए कि आप खुद से ही नोट्स बनाओ, क्योंकि जो चीज़ हम खुद लिख लेते हैं ना, वो हमें ध्यान रहता है कि हाँ भाई वो चीज़ हमने कहाँ लिखी थी। तो ट्राई करो खुद से बनाने की। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है और आप नहीं बना पा रहे नोट्स, तो मैंने इनके नोट्स अच्छे से बना रखे हैं। वो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं कल एक और न्यू टॉपिक के साथ, और मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।